Hello, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज जो मैं बात करने वाला हूँ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में और उसमें भी खास करके जो इनविजिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट। वैसे लोगों को वही समझ में आता है जो आसानी से वो रिलेट कर सके, जो दिखता है उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, समझते हैं और अगर वो एक प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाते हैं, सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं या कुछ करते हैं। पर हियरिंग का जो इश्यूज है वो दिखता नहीं है। अगर कोई इंसान ढंग से सुन रहा है वो किसी डेफ इंसान से कुछ अलग तो नहीं दिखता है। जिसको भी जितना भी बहरापन है वो भले ही जन्म से हो या बाद में किसी भी वजह से इन्फेक्शन, डिजीज, कोई इंजुरी या बुढ़ापे की वजह से जैसे भी वो डेवलप हुआ हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट दिखता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जिसका प्रॉब्लम है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको अर्ली इंटरवेंशन के लिए लेते नहीं है। मतलब जिसका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते करते ही टाइम ऐसा बीत जाता है कि कई बार इतना लेट हो जाता है कि उसके बारे में और कुछ किया भी नहीं जा सकता। वैसे जन्म से कुछ लोग डेफ पैदा होते हैं, मतलब 1000 में 3 या 4 लोग जन्म से बहरापन के साथ पैदा होते हैं। मतलब 0.5% से भी उसका इंसिडेंस कम है। इतना कम लोग पैदा होते हैं जन्म से। पर आगे चलते चलते जो सीनियर सिटीजन्स है उनमें लगभग हर दूसरा इंसान को सुनने की कोई ना कोई कमी, खामी, प्रॉब्लम, दिक्कत है। यानी 0.5% से कम से शुरू होके 50% से ज़्यादा लोगों को ये तकलीफ हो जाता है। तो हमें इसके बारे में तो जानना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या रोकथाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर रोकथाम नहीं हो सकता है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशनल, कौन सा हॉस्पिटल आप कांटेक्ट करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम आपको परेशान ना करे, आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में आपको जानकारी हासिल तो करना है। वैसे कुछ लोग जो है ना पैदा होने के टाइम विजिबल डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। मतलब उनका जो कान है वो किसी तरह से डिफॉर्म्ड रहता है या बंद सा रहता है, वो आसानी से दिख जाता है। तो लगता है अच्छा कान खराब है। या किसी का कान से पानी बहता है या खून बहता है तो ये भी दिख जाता है। ये इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन जो कि बाहर का कान या मिडिल ईयर का इन्फेक्शन से होता है वो आपको पता चल जाता है। पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये जैसे इतना ट्रिकी, इतना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होता है। हियरिंग के और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू मैनेज वाला प्रॉब्लम्स है।
उसमें से कुछ ऐसा है कि जो इनर ईयर के जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कमी खामी होता है। तो इनर ईयर का जो डेफनेस है सेंसरी न्यूरल डेफनेस कहलाता है। उसको आसानी से कोई दवा या सर्जरी से हम ठीक नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ के कॉक्लिया से आगे जो ऑडिटरी नर्व्स है वो नर्व कान से दिमाग तक जो सेंसेशन है उसको पहुंचाता है। उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम है। इसको जैसे कि ऑडिटरी न्यूरोपैथी कहते हैं या ऑडिटरी न्यूरोपैथिक सिंड्रोम डिसऑर्डर कहते हैं। फिर ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम रहता है जैसे कि ब्रेन का जो ऑडिटरी एरिया है वहाँ हियरिंग का जो नर्व है वो सेंसेशन को लेके पहुँचाता है। अगर पहुँचाने में प्रॉब्लम है न्यूरोपैथी, अगर वहाँ पहुँचने के बाद उसको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, उसको स्वीकारने में कोई दिक्कत हो रहा है, उसको समझ एनालिसिस या इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो रहा है, यानी जैसे कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, तो इनपुट सिग्नल का जो प्रॉब्लम है वो उसको सुधारना ज़्यादा आसान है, पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो दिक्कतें हैं वो इतना सटल, इतना बारीक प्रॉब्लम्स होता है, उसको डायग्नोज करना भी मुश्किल है और उसका ट्रीटमेंट करना भी और मुश्किल है। तो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। कुछ लोगों का जैसे कि ऑडिटरी सिग्नल का इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। और अभी एक और प्रॉब्लम सामने आया है कि ऑटो इम्यून इनर ईयर डेफनेस। ऑटो इम्यूनिटी बहुत सारे अंगों को अफेक्ट करता है। तो कई सारे प्रॉब्लम ऑटो इम्यूनिटी के वजह से डेवलप होता है। उसमें ब्रेन भी डैमेज होता है, बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होता है। हमें तो आज हियरिंग के बारे में बात करना है, तो हमारा ये भी समझना है कि ऑटो इम्यूनिटी जो इशू है ये भी एक ऐसा पेचीदा मामला है कि उसमें लोग जो अफेक्टेड होते हैं उनको काफ़ी सारा दिक्कत होता है। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप टेस्ट करने जाएंगे, कोई हियरिंग स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाते हैं और कान का जांच पड़ताल करते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आ सकता है। वैसे घर में भी अगर कोई बच्चा आवाज़ देने पर उसको सुनाई देता है, आप क्या कहेंगे? अरे बच्चा तो सुनता है, कान के डॉक्टर के पास क्यों ले जाएं, है ना? पर सुनना एक चीज़ है, समझना दूसरी बात है। जो बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग या ऑडिटरी न्यूरोपैथी जैसे प्रॉब्लम होता है उनमें वैसे ही कान का सुनने का क्षमता लगभग नॉर्मल लेवल पे होता है, पर दूसरी जो प्रॉब्लम्स रहता है उसका कोई शायद समझ नहीं है लोगों को। कैसे प्रॉब्लम रहता है? जैसे कि अगर आप थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में उससे बात करें, मतलब शोर शराबा हो रहा है और शोर शराबे के बीच उससे बात करें, उसको सुनने में या समझने में दिक्कत होगा। तो अगर नॉइजी सिचुएशन में समझने में दिक्कत है तो करना क्या चाहिए?
कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए चेक कराने के लिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। वैसे आपको दूसरे प्रॉब्लम भी दिखेगा, जैसे कि उसको बातचीत सीखने में भी दिक्कत होगी, लिखना पढ़ना भी शायद अफेक्टेड हो सकता है। और ऐसे बच्चे थोड़ा सा इरिटेटेड भी हो सकते हैं, बिहेवियर थोड़ा सा हाइपर एक्टिव, ध्यान एक चीज़ में ना रहने का इश्यूज, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स भी रह सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, लगभग आम तौर पे आप यही कहेंगे ये बच्चे का शायद इंटेलिजेंस में कोई कमी है या ये कुछ बचकाना हरकत करता है। अनफॉर्चुनेटली उसका ऑडिटरी प्रोसेसिंग में जो इश्यूज है उसको आपने ढंग से पहचाना नहीं, उसको देखा नहीं, समझा नहीं, इसी वजह से वो स्पीच समझने में उसको दिक्कत हो रहा है और वैसे स्पीच डेवलप करने में भी इश्यूज आ सकता है। उसका अटेंशन, उसका मोटिवेशन लेवल, उसका बिहेवियर, ये सब भी इस तरह से अफेक्टेड हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि इसको कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट के पास, उससे हमें चेक कराना पड़ता है कि सचमुच ये बच्चा नॉर्मल है या इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ हल है क्या, और कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके बारे में कंसल्टेशन आपको करना चाहिए। कई लोगों को कई दूसरे प्रॉब्लम्स के भी इश्यूज रहते हैं। हमें मालूम है कान सुनने के लिए है, पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कान हमारा शरीर का जो बैलेंस है उसके लिए है। हमारा बैलेंस अगर नहीं रहेगा हम खड़ा भी नहीं रह सकते, हम चल फिर नहीं सकते। और ये सब जो इश्यूज है, गिडीनेस या डिजीनेस या वर्टिगो, हाँ, अगर ऐसा होता है अक्सर लोग कुछ दवाई लेके टेम्पररी रिलीफ पा लेते हैं। पर ये जो ऑडिटरी न्यूरोपैथी वगैरह जो प्रॉब्लम है उसमें कान का जो बैलेंस का हिस्सा है वो अफेक्टेड हो सकता है शायद। तो चक्कर आना या जैसे कि कान में जैसे कुछ है ऐसा अजीब सा महसूस करना, या कान के अंदर जैसे कोई आवाज़ आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, टिनाइटस। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो यूं ही हियरिंग एक्यूटी या हियरिंग टेस्ट करने से शायद पता ना चले, दूसरे टेस्ट वगैरह करना पड़ता है पता लगाने के लिए कि उनको बैलेंस की कोई इश्यूज है क्या, या ऐसे टिनाइटिस का कोई प्रॉब्लम है क्या। ये सब कई सारे सिम्टम्स को हमें स्टडी करना पड़ता है और वो जांच पड़ताल, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सब करने पर ही हियरिंग के ये जो बारीकी प्रॉब्लम है ये पकड़ में आता है, समझ में आता है और उसका उपचार के लिए हम कोई कदम उठाते हैं। जब ऑटो इम्यूनिटी समझ में आता है, कई बार क्या करते हैं डॉक्टर आपको इम्यूनो सप्रेसेंट दे देते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट देने से आपका रोग बीमारी से जूझने का जो क्षमता है उसमें असर करता है, वो प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम पैदा करता है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई बार दूसरा प्रॉब्लम उसका एडवर्स साइड इफेक्ट की तरह हमें फेस करना पड़ता है। तो हियरिंग के जो इश्यूज है हमें समझना है कि
वो ज़माना गया जब आप कहते थे कि हाँ, ये सुन रहा है या सुन नहीं रहा है। बहरापन का मतलब पूरी तरह से ऑल और नन, मतलब हमारी बात पूरा सुन रहा है या बिल्कुल नहीं सुन रहा है, इसी को ही मानते थे। जब इस तरह का हमारा ख्याल था तो रूल्स भी उसी टाइप का था। भारत सरकार ने जैसे PWD एक्ट बनाया था, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट, तो उसमें भी उन्हीं लोगों को मान्यता मिला था जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो कंप्लीट डेफनेस, कंप्लीट डेफनेस को ही मान्यता मिला था। जबकि नया रूल्स जब बना 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो RPD एक्ट में पार्शियल डेफनेस को भी मान्यता मिला। यानी सिर्फ सुनाई ना दे ये प्रॉब्लम नहीं है। सुनाई ना देना एक तो प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आना या कान का जो दूसरे इश्यूज है, बैलेंस इश्यूज है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सब का सही जांच पड़ताल करवाना चाहिए और उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी इंटरवेंशन उसके बारे में समझना चाहिए। ये सब लगता है बड़ा मामूली, जैसे ओके हियरिंग का प्रॉब्लम है, पर ये पेचीदा प्रॉब्लम है। इसको हर कोई काबिल नहीं है डील करने के लिए। तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम का ढंग से एनालिसिस हो सके, आपका प्रॉब्लम का सही डायग्नोसिस हो और उसका कोई समाधान के लिए कदम उठाया जा सके। सही समय होते होते अगर आप कदम उठाते हैं, आपका प्रॉब्लम ठीक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मेरा आप सबसे विनती है, अगर कोई बच्चे में ऐसा बिहेवियर आप देखते हैं कि वो चिड़चिड़ सा है, हाइपर है और ढंग से बातचीत डेवलप नहीं कर रहा है, आवाज़ जबकि उसको सुनाई दे रहा है, कभी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कभी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसा हरकत करने वाले बच्चे का सही तरीके से जांच करवाइए, एक अच्छी जगह पे जाके जांच करवाइए और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ प्रॉपर इलाज करवाइए, ताकि वो आगे चल के उसका प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाए और नॉर्मल जिंदगी जी पाए। आप सबको मेरा शुभकामनाएं। आप सही कदम उठाए और आपके फैमिली मेंबर्स या आस पास पड़ोस के जो भी प्रॉब्लम में अफेक्टेड हो या शंका हो, उनको सही इलाज मिल सके। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।